नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज ये क्लास 8 बजे की जगह 8:30 बजे लाइव शुरू हो रही है, लेकिन ये शुरू हो रही है यही अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं था आउट ऑफ सुमेरपुर में बाहर था और मुझे ये लग रहा था कि मुझे एक मैसेज डालना पड़ेगा कि साथियों क्षमा चाहता हूं आज कि ये क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन समय पे पहुंच गए तो फिर क्लास हो रही है। चलिए, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की नियमितता टूटे और उस नियमितता को टूटने का जो है भागी मैं बनूं, ये मैं नहीं चाहता था। हाँ, नियमितता बनी रहे और इसका भागी मैं बनूं, ये जरूर चाहता था। तो बताइए, आज आप लोगों को सबको आ रही है? नमस्ते, गुड इवनिंग और विजुअल बिल्कुल क्लियर है। तो आज चौहान वंश अपन पूरा करने वाले हैं, क्योंकि सप्ताह की पहली क्लास है तो फिर उस हिसाब से अपने को पढ़ना भी जरूरी है, ताकि सप्ताह का पहला दिन ही खराब नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, टाबरो जुड़ गया थे। ठीक, चलिए बढ़िया है। लाइव आने से पहले 1000 बच्चे इंतजार कर रहे हो तो फिर और क्या चाहिए। चलो शुरू करते हैं। क्लास ऑलरेडी आज लेट है और कई बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि लेट है। चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे, देखो लास्ट जो क्लास शुक्रवार को अपन ने पढ़ी थी उसमें अपन ने चौहान वंश शुरू कर दिया था और शाकंभरी के चौहान और अजमेर के चौहान कंप्लीटली पढ़ लिए थे। बहुत अच्छी तरीके से समझे, एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे, इसमें आप लोग थंबनेल पे देख ही रहे हो, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान और हाड़ौती के चौहान। ठीक है, यानी कि चौहान वंश कंप्लीटली अपन पढ़ने वाले हैं। नाडोल के चौहान थोड़ी सी एक स्लाइड है, वो भी पढ़ लेंगे, तो इसी के साथ में चौहान वंश भी कंप्लीट। चलिए साथियों शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी बातें साथ साथ चलेगी। देखो लास्ट जो क्लास थी उसमें एक हल्का सा संशोधन करना। मैंने जो है आप लोगों को ये बताया था कि भाई मोहम्मद गौरी जो है उसने हरिराज को शासक बनाया, शायद ऐसा बता दिया मैंने। वहां पे आप लोग ये करेंगे कि मोहम्मद गौरी ने जो है वो गोविंदराज को, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो पुत्र था गोविंदराज, उसे ही प्रशासक बनाया था। इसे क्या बनाया था? अजमेर का प्रशासक, अजमेर का प्रशासक बनाया था। ये थोड़ा सा संशोधन करना, ठीक है, प्रशासक बनाया था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही यहां से मोहम्मद गौरी चला जाता है और ये सब हट जाते हैं, तो हरिराज जो पृथ्वीराज चौहान का भाई होता है वो यहाँ आके इसको हटा के खुद जो है राज्य हड़प लेता है। तो गोविंदराज फिर बाद में जो है रणथंभौर की तरफ जाता है और रणथंभौर में इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो इसको फिर वहां का शासक बनाता है, वो इसे रणथंभौर का शासक बना देता है। ठीक है, तो यहां से ये अपडेट करना है। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? गोविंदराज कहलाता है। कौन कहलाता है? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक डायरेक्ट पूछते हैं तो गोविंदराज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब प्रारंभिक शासक और उनमें से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं सारा का सारा यहां बता रहा हूं। गोविंदराज में आप लोग ये लिख देंगे साथ में कि गोविंदराज में और क्या लिख लेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। इसे शासक कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। ठीक है, चलिए, और ये प्रश्न बना भी था, निबल लाइनर में भी आप लोगों को दिया है, हर बार दिया है। ठीक है, तो ये अपने को साथ साथ में ध्यान में रखना है। अब देखो प्रारंभिक शासकों में क्या यहां से प्रश्न बनते हैं, तो देखो इसमें आप लोगों को नाम याद रखने अभी तो केवल, और जो प्रश्न बनते हैं एक एक लाइन के बनते हैं, वो एक एक लाइन में ही याद रखने, उसमें ज्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना है। जब आप लोगों के मन में ये सवाल आने लगे, शंका होने लगे कि क्या पता इसमें से डिटेल पूछ ले, तो अब तक जितने एग्जाम हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं, उसके पेपर उठा के देखो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देखो, क्या आप लोगों को उसमें डिटेल कहीं भी पूछी हुई नजर आ रही है? नहीं है। तो फिर बस, तो नाम अपन पढ़ रहे हैं वो भी ज्यादा पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो नाम अपने एक बार ध्यान से पढ़ो और उसमें से एक एक दो लाइनें जो पढ़ी जाती है वो मैं सारी बता रहा हूं। वल्लभ देव, प्रहलादन वीर, वीर नायर, राघभट्ट और जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के बाद में जो शासक बनेगा वो है हम्मीर। और प्रश्न बनते हैं आप लोगों के हम्मीर देव चौहान से ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कहां से बनते हैं? हम्मीर देव चौहान से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो 1226 में अब आपको क्या प्रश्न पूछते हैं कि भाई सुल्तान जब यहाँ का इल्तुतमिश था उसके समकालीन रणथंभौर का शासक कौन था, इस तरीके से पूछते हैं। तो 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, तो वो था बलहन देव। यह याद कर सकोगे जिसमें बलहा, ठीक है, बलहन देव ऐसे याद करना कि किसने सबसे पहला जो है आक्रमण सहा था, तो जिसके अंदर बल था, बल से याद रखो बलहन देव, और वो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था इसके समय।
वह शासक जिसके समय इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया गया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलवाकर धोखे से मरवा दिया, क्योंकि ये इतना वीर था। ये इतना, सबसे पहला आक्रमण किसने झेला? जिसके अंदर बल था, भुजबल था, ठीक है, उसने झेला तो बलहन देव। लेकिन इल्तुतमिश का आक्रमण भी विफल कर दिया। वो इतना वीर था, वो इतना वीर था, उसके पास में नारायण की शक्ति थी, नारायण का आशीर्वाद था, तो उसका नाम था वीर नारायण, है ना, ऐसे याद रखना है। अब क्या करें, इल्तुतमिश हार गया, भाई इज्जत खराब हो, सुल्तान था, तो फिर उसने क्या किया, दिल्ली बुलवाया धोखे से और धोखे से मरवा दिया। तो ये यहां से इसी तरीके से याद रखना है। मैं चाहता हूं कि क्लास आप देखोगे ना, आप लोग याद करके आगे बढ़ोगे, साथ साथ क्या है, याद करके आगे बढ़ोगे। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक कौन रहा है? बाघभट्ट याद रखना है। और नासिरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक कौन रहा है? जयसिम्हा। और इसी जयसिम्हा का ही नाम क्या था? जैत्र सिंह। क्या नाम था? जैत्र सिंह, ठीक है, जिसकी 32 खंभों की छतरी है और जिसमें बैठ के हमीर न्याय करता था, ठीक है। देखो, पूनम ए छोरी मान जिया रे, छोरी ऊन डांट खावे अच्छी थोड़ी लागेगी। पीडीएफ 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 कॉपी पेस्ट करे, पीडीएफ मैं मेरे पास क्यों रखूं, दे दूं। हाँ, मैंने मान लिया अपने लास्ट क्लास की बाकी भी है तो दे दो पीडीएफ। मन तो लाग तो छोरियां सीधी है, लेकिन तो छोरियां बदमाश है। और पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, इतनी बार पीडीएफ पीडीएफ लिखा है, इतनी बार से तो क्लास देख के नोट्स, मतलब देख कर पॉज करके लिख दिया होता ना तो भी कॉपी भर जाती। इतनी बार राम 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 लिख दिया होता तो आने वाले टाइम में अपने स्वर्ग का दरवाजा जरूर खुल जाता। अरे डबो रे डबो, है क्यों कॉपी पेस्ट करो थे, है माँ बाप रुपया खराब करो। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, अरे कुछ नहीं रखा धरा, पीडीएफ पढ़ा रहे वो तो पढ़ना नहीं। इतनी चीजें याद कराई यहाँ कि ये बल था इसके अंदर, इसने आक्रमण झेला, ये वीर था, है ये वीर था इसलिए विफल किया, मतलब कहाँ चीजें याद करनी। अपार दिमाग में सिर्फ एक ही टंटो है, पीडीएफ 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 पीडीएफ। अरे भाई साहब, इतनी बार तो बोलने से नया संगीत बन जाए, पीडीएफ पीडीएफ। छोरियां डब जाओ रे, छोरों में बदमाश हो रही हो, मन ध्यान पट गो सारे के सारी चीज। और मेरे पास तो रखूंगा नहीं, मेरे पास सेव की हुई है तो देऊंगा, सीधी सी बात है। अब मेरी जगह आप होते, मेरे जितने व्यस्त हो जाते ना, तो मतलब पीडीएफ छोड़ो, मतलब आप क्लास लेनी भी छोड़ देते। पढ़ो चुपचाप, ये पीडीएफ पीडीएफ के रट लगाने बंद करो फालतू। ये 2500 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो लाइव जुड़े हुए, और मतलब अपार खुद भी इंसल्ट हुआ क्यों, आड़े पड़े रहा तो जाना है भाई, दूजा नहीं जाना तो क्या, हाँ पूनम सैनी तड़ गई सर, है कि नहीं, दूजा मजा ली। कहे देखो इसके, इसने इतना किया परेशान, गुरुजी गुस्सा हो गए, फिर देखो ऐसे कर दिया। मत किया करो, मेरा भी दिल दुखता है तुम्हें ऐसे कहते हुए, क्योंकि कई तो मेरे से भी बड़े हैं उम्र के अंदर, तो मेरे से ज्यादा अकल होनी चाहिए, समझा करो इस चीज को। हर क्लास में वही थोड़ी आपको समझाएंगे। हमीरदेव चौहान, ठीक है, समझ गए सारे के सारे। इतनी पीडीएफ पीडीएफ की रट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी हमने पुस्तक अवेलेबल करा रखी। अब मैं बोलूं तो कि जब आपको वन लाइनर पुस्तक दे रखी है, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर वन लाइनर पुस्तक में इस मैटर के अलावा भी और मैटर दे रखा है, तो क्यों नहीं ली। कोचिंग में तो भैया घड़े भांगो थे, बाने नहीं जड़ा नोट्स में भी थे भैया भांग दो, क्यों नहीं ली। अगर आपके पास में नहीं है तभी आप रट लगा रहे हो पीडीएफ पीडीएफ की, तो फिर पीडीएफ देनी बंद करते हैं अपन, ठीक है। पीडीएफ वापस से देनी, पहले बीच में मैंने 1-2 बैच में नहीं दी थी, पीडीएफ देनी करते हैं बंद, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की है, इसका मतलब आप रट लगा रहे हैं, आपके पास में पुस्तक है ही नहीं, जबकि हमने मेहनत करके आप लोगों के लिए दी है। तो पीडीएफ की जो रट लगा रहे भैया, उनको पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलो पढ़ो चुपचाप। देखो हमीरदेव चौहान, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना साथियों, जो सीरियस साथी हैं वो सुनो, बाकी तो ये चैट बॉक्स में ऐसे चलती रहती है चीजें। जो सीरियस है और जिनको सिलेक्शन लेना है ना, तो उनको ध्यान से मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करो, चैट बॉक्स कर दो बंद और सीधा सट समझो। मैं सीधी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं, एग्जाम में सीधी सीधी बनेगी, ठीक है। हमीरदेव चौहान से आप लोगों के सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे, सीधे सीधे पूछे जाएंगे। अब कहां पे उलूग खान ने आक्रमण किया, कहां पे नुसरत खां मारा गया, कैसे मारा गया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में सीधी सीधी पूछने को मिलती है। तो सब पहला जो है वो आ चीज ध्यान रखियो कि हमीरदेव चौहान के पिताजी का नाम क्या था? जैत्र सिंह था। क्या नाम था? जैत्र सिंह। इन्हीं की मैंने बताया कि 32 खंबिया छतरी है रणथंभौर के अंदर, है ना, और उस 32 खंबिया छतरी के अंदर बैठ के ही हमीर क्या किया करता था? न्याय किया करता था।
इसीलिए उसको जो है क्या कहा जाता था, न्याय की छतरी कहा जाता था। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखोगे, माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था हीरा कंवर। क्या नाम था माता का, हीरा कंवर नाम था। अब बहुत कम पुस्तकों में जो है माता का नाम भी दे रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं यहां से कि हो सकता है कि पूछा जाए। गुरु इनके कौन थे, गुरु थे भैया राघव देव। गुरु का नाम क्या था, राघव देव नाम था। ठीक है, और दरबारी कवि आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना बीजादित्य। क्या नाम था, बीजादित्य नाम था, या बीजादित्य भी लिखा मिलेगा, बीजादित्य भी लिखा मिल सकता है और बीजादित्य भी लिखा मिल सकता है। और कोटिजन यज्ञ करवाया, ये रणथंभौर के ऐसे शासक थे जिन्होंने कोटिजन यज्ञ करवाया। ये अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जैसा ही एक यज्ञ था जिसमें सीमा विस्तार को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो है ये कोटिजन यज्ञ करवाया। इसके पुरोहित का नाम पूछ सकते हैं, तो इनके पुरोहित का नाम था विश्वरूप। क्या नाम था, विश्वरूप इनके पुरोहित थे। और समकालीन दिल्ली सुल्तान आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखो JAK। क्या ध्यान रखोगे, JAK, है ना, ये ध्यान रखना है। अब JAK क्या है, तो J से जलालुद्दीन खिलजी, A से अलाउद्दीन खिलजी, और K से तो खिलजी है ही भैया, जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन अलाउद्दीन के काका थे और बाद में ससुर बने। ठीक है, पहले आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने, बाद में किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जलालुद्दीन अलाउद्दीन ज्यादा कंफ्यूज नाम में होना मत, एक जैसे नाम है। ठीक है, तो मतलब ये JAK का मतलब क्या होता है, अपन इसको पढ़े तो कि जक, तो क्या यूं के ना, कई बार मैंने भी ले दिया करे कि जक मारने आयो रे, है ना, यहाँ के तो यूं यूं हुई आगे। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी क्या है, पहले जाइन पे आक्रमण करता है, चलो वहां से तो जीत गया, लेकिन बाद में जो है वो आक्रमण करता है रणथंभौर दुर्ग पे और उसको जीत नहीं पाता है। फिर बाद में कहता है कि ऐसे दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। जनपद से अमीर माए दुर्ग में बैठो बैठो क्या कहते हो, आटे के जक मारने आयो रे, चल निकल यहां से, ऐसे। तो ये JAK भी आप लोगों को कहा है ना, ये भी आप लोगों को याद रहेगी चीज, और समकालीन शासक इस चक्कर में आप लोगों को याद रह जाएंगे। चीजें जो है बहुत अच्छी है, आसान है। आप जितना मुझे पढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दोगे ना, उतना ही मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्ट बनाऊंगा। लेकिन आप तो पीडीएफ करोगे तो फिर ये तो भाग्यशाली है वो बच्चे जो इतनी बार कॉपी पेस्ट करने के बाद भी कमेंट कर रहे हैं, यानी करने के लायक बच्चे हैं अभी अभी वो कमेंट कर पा रहे हैं। नहीं तो अपने चैनल वैसे इस मामले में बहुत बुरा है, हमारी टेक्निकल टीम भी गिद्ध के जैसी है, इस मामले में बहुत बुरी है। इतने टाइम तक कॉपी पेस्ट में यदि उनके नजर में शायद खाना वाना खाने में बिजी होंगे, बाकी अभी तक तो टांग पकड़ के बाहर फेंक दिया होता, यानी कि सीधा इलाज, अगली बार कॉपी पेस्ट नहीं कर पाता फिर वो। तो इसलिए आप लोगों के लिए ही मैं सेवा कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम, पूरे संसाधन सारे आप लोगों के लिए। आप लोगों को पढ़ना है और फिर सिलेक्शन लेना है, ये फालतू की बातों से दूर रहा करो। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे को इसी चीज से चिढ़ है कि एक तो कॉपी पेस्ट करते हो, एक ये पीडीएफ के रट्टे लगाते हो। मैं आप लोगों के लिए दिमाग में छापना चाहता हूं इन चीजों को कि सीधी सीधी छपे आप लोगों के दिमाग में, जैसे कि अब ये चीजें छपेगी। सुन लो सिर्फ मुझे, हम्मीर महाकाव्य, बताइए महा क्या होता है, महान क्या है इस चीज, इस दुनिया के अंदर सूरज और चांद ये महान है। आज शरद पूर्णिमा है, आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, तो सूरज और चांद क्या है, महान होते हैं। और फिर जो है ये ध्यान रखो, नयन चंद्र, चंद्र यानी चांद, चंद्र यानी चांद, नयन चंद्र, सूर्य ऐसे लिखो, सूर्य चांद और सूरज। तो महान क्या है, चांद और सूरज। अब देखो सबके अंदर अमीर अमीर नाम आ रहा है, इसलिए इन चीजों को इस तरीके से ही अपने को पढ़ना होगा, तो फिर अपन भूलेंगे नहीं, ये चीजें चिरस्थायी हो जाएगी। हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो जोधराज, देखो सारंग दर भी लिखा मिलेगा, है ना, तो दोनों है। अभी जोधराज ज्यादा ध्यान में रखो, ज्यादा जोधराज पूछा जाता है। ठीक है, रासो साहित्य कैसे होते हैं, वीर रस पे आधारित, यानी कि जोर का साहित्य में ज्यादा शासक जोर लगावे नहीं, वे साहित्य वे अपारे रासो साहित्य। तो हमीर रासो पूछे तो यानी जोर को साहित्य है, तो यहाँ याद रखियो कि जोधराज है। लेखक कौन है, जोधराज। हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर बंधन अमृत कैलाश, इसके रचयिता कौन, अमृत कैलाश। इन सभी के अंदर इनकी जानकारी मिलती है, इन सभी के अंदर रणथंभौर के चौहान शासकों की और स्पेशली हमीर देव की जानकारी मिलती है। बताइए इतिहास में हट के लिए, अपनी हट के लिए कौन जाना गया, एक तो हमीर देव जाने गए, हमीर तो जाना गया ही है, और एक साथ में आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास अपन पढ़ते हैं तो चंद्रशेखर आजाद,
उन्होंने हट ले ली थी कि जिंदा तो मैं अंग्रेजों के हाथ में आना नहीं हूं, ठीक है। और अंतिम गोली बची थी जो खुद को मार दी थी उन्होंने। तो आजाद याद नहीं रखना, अपने को नाम याद रखना है चंद्रशेखर, कि हट हट के मामले में चंद्रशेखर अपने जाने जाते थे। तो हमीर हट आए तो ध्यान रखना ये किसकी रचना है, चंद्रशेखर की। किसकी है, चंद्रशेखर की रचना है, ठीक है। अब बताइए सूर्जन चरित्र किसकी रचना है। यहां तक चीजें याद हो गई आप लोगों को, यहां तक चीजें याद हो गई है ना। अब बताइए सूर्जन चरित्र है वो किसकी रचना है, वो भी चंद्रशेखर की है। वो भी किसकी है, वो भी चंद्रशेखर की ही रचना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। और हम्मी रायण ये भी अब आजकल पूछी जाती है, पांडव व्यास की है। किसकी है, पांडव व्यास की है। तो कितनी चीजें यानी कि आप लोगों के ये क्या करती थी, कंफ्यूज, और इसका अपन ने कर दिया है भैया शानदार सॉलिड इलाज, कि अब आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। इस तरीके से आप लोगों को बता रहे, फिर भी कई टाबर आ गए पीडीएफ दे देते प्रिंटो मिटे। अब ये मेरे मतलब क्लास के स्टार्ट में आप लोगों ने कहा ये क्लास पूरी नहीं होगी तब तक मेरे दिमाग में ये चीज घूमेगी कि इतनी मतलब कॉपी पेस्ट कौन करता है, है? पांचों कमेंट करे एक बार, क्या नाम हो, पूनम सॉरी, एक बार कमेंट कर बता लाइव है क्या नहीं है, बता फटाफट। इतना कमेंट कौन करे, किसने दी ऐसी शिक्षा। हाँ चलो हम कमेंट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरदेव और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, हमीरदेव और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अब देखो यहीं पे आप लोगों को चीज डिफरेंस करना है कि अलाउद्दीन खिलजी अलग है, वो बाद में आएगा, और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अब आएगा, ठीक है। चलो देखो जलालुद्दीन खिलजी में सबसे पहले ध्यान रखना जाइन का दुर्ग, जाइन का दुर्ग याद रखना। अब जाइन का दुर्ग जो है ना, जैसे कि ये रणथंभौर का दुर्ग वैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, रण और थंब नाम की दो पहाड़ियां हैं, रण और थंब नाम की दो पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर भैया एक किला बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसे एक किला बना हुआ है जिसको कहते हैं रणथंभौर, और एक किला ऐसे नीचे है यहाँ पे, ठीक है, उसको कहते हैं जाइन का दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जाइन के दुर्ग को, कि जाइन का दुर्ग जीता है तो ही रणथंभौर के दुर्ग को जीत सकते हैं, जाइन का दुर्ग नहीं जीता तो रणथंभौर के दुर्ग को जीतना भूल जाओ। यानी कि एक तरीके से चुंगी नाका है यहाँ का, ठीक है, यहां से टोल टैक्स देकर भी आगे जा सकते हैं ये। तो देखो 1290 में सबसे पहला प्रथम, ठीक है, सबसे पहला आक्रमण यहां जैन के दुर्ग पर, 1290 में जैन के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। हमीरदेव का यहां पे सेनापति होता है गुरुदास सैनी, 1290 की बात हो रही है, सबसे पहला आक्रमण है। हमीरदेव का सेनापति कौन, हमीर का अपने यहां से गुरुदास सैनी है, बहुत तबियत से लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मारे जाते हैं। तो यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का इस पर क्या हो जाता है अधिकार। फिर आगे बढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग की तरफ। अब रणथंभौर दुर्ग को जीत पाना इतना आसान नहीं था, इतना आसान भी नहीं था कि कोई भी मुंह उठा के आए और क्या जीत गए, ऐसा नहीं है। रणथंभौर दुर्ग बहुत जबरदस्त सामरिक महत्व का दुर्ग था, इसको ऐसे नहीं जीता जा सकता। इन्होंने किया आक्रमण लेकिन जीत नहीं सके, इन्होंने घेरा भी डाल के रखा, बहुत समय तक घेरा डाल के रखा है कि हमें आडो खोले तो आक्रमण करा, हमें आडो खोले तो आक्रमण करा, लेकिन ये आडो खोले ही। आडो मतलब जो हाडोती वाले और है, आडो मतलब दरवाजा, ठीक है, कि ये दरवाजा खोलने वाला ही नहीं है। बाद में भाई पच गया कि अब तो घेरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि लारे अटी पड़िया रहा तो लारे दिल्ली सल्तनत लूट जाई, है ना, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी जैसे तो भतीजे थे, तो फिर कोई भी लूट सकता है। तो फिर क्या भाई साहब अब तो क्या जाना है तो जाए कैसे, भाई इतने समय यहां बैठे थे तो जीतने के लिए बैठे और वापस जाएंगे तो फिर क्या मुख दिखाएंगे। तो आप लोगों ने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, तो वो क्या करके जाए, तो क्या या फिर अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत भी सुनी होगी आप लोगों ने। तो क्या इस दुर्ग को क्या जीतना है, चलो अपन तो पिकनिक बना रहे थे, ऐसे दुर्ग तो मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, चलते हैं। तो बस हमीरदेव क्या कहते लापी खवने आयो गटे है,
नहीं समझता तो नहीं जीत पाए, तो फिर किसी ने बिल्ली खम्बो नचे। तो ये कोटेशन आप लोगों को पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था? ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तो यहां से आप लोगों के ये प्रश्न बनता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ वाली चोरी स्क्रीनशॉट लो यार, ई वास्ते वो टाइम दियो जा रहा का समझो। कौन सो कौम है रे तेरो गुड़गांव में का भाई? ये इसीलिए दिया जाता है आप लोगों को टाइम। ले पीडीएफ, ये स्क्रीनशॉट ले लेके खुद की पीडीएफ खुद बढ़ाओ। चलो रे आगे बढ़ो। चलिए देखो, हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अब बढ़ो बढ़िया तरीके, ठीक है। देखो, रणथंभौर के आक्रमण के कारण क्या क्या था ये पूछा जाता है। रणथंभौर के आक्रमण के कारण क्या क्या था ये पूछा जाता है। एक तो रणथंभौर का दुर्ग है ना, ऐसे मध्य सेंटर में था। दिल्ली से जाना है इनको गुजरात, तो बीच में है, रास्ता मांगना पड़ता था इनसे। क्या रास्ता मांगना पड़ता था यहां से। तो एक तो सबसे बढ़िया कारण क्या होता है, सभी के अंदर साम्राज्य मतलब इनको बढ़ाने की जो नीति होती है, साम्राज्यवाद की नीति इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अपन चाहे कितने ही कारण पढ़ ले कि फलानी राजकुमारी से विवाह करने के लिए युद्ध हुआ, या फलानी बेगम को कोई लेकर भागा इसके लिए युद्ध हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उसके पीछे साम्राज्य विस्तार की नीति या साम्राज्यवाद की नीति। क्योंकि हर शासक चाहता है उसका राज्य बढ़े। हमीरदेव भी चाहता था और इधर अलाउद्दीन खिलजी भी चाहता था, है ना। तो सबसे पहला कारण यह है। दूसरा देखो, रणथंभौर दुर्ग व्यापारिक मार्ग में स्थित था कि दिल्ली से और गुजरात की दूरी तय करनी है तो ये बीच में आते थे। ये रणथंभौर हो गए, चित्तौड़ हो गए, जालोर हो गए, तो ये मतलब रास्ते देते नहीं थे बीच में। तो ये क्या ये जीत लेते हैं अपन, यहाँ पे एक चुंगी नाका बना देंगे, यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे, इसको जीत ही लेते हैं, ठीक है। हमीरदेव द्वारा, और फिर जो है इसको अपन कह सकते हैं तात्कालिक कारण। जैसे 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें भी तात्कालिक कारण आता है कि बहुत सारे कारण हो गए, अब युद्ध किस घटना से होगा, फूटेगा किस कारण, ठीक है। कोई आदमी भरी खूब टाइम विस्फोट की कारण वो तात्कालिक कारण है। उसका कारण था कि इसकी लुगाई लेकर भाग गया। यहाँ पे एक का भगोड़ा सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। इनको नवीन मुसलमान कहा जाता था, मोहम्मद शाह। ये क्या थे? ये मंगोल थे। ये मंगोल थे, इनके यहाँ पे मतलब सेनापति थे ये, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। मोहम्मद शाह, केहबरू, है ना, ये देखो बर्क, इल्चक, ये सब नवीन मंगोल थे, नवीन मुसलमान थे। जो मंगोल होते थे ना उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, प्रेमिका कह सकते हो आप, चिमना मराठन। प्रेमिका तो क्या, इसकी तो बीवी थी ये, है ना, बेगम थी चिमना मराठन। अलाउद्दीन खिलजी की तो पत्नी थी। प्रेम प्रसंग चल रहा था मोहम्मद शाह से। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, लेकिन सबको हो गई एक दिन खबर चुपके। अब क्या करें? तो भागो। कहां पे? रणथंभौर। भाई शरणागत को शरण कौन देता है? हमीरदेव देता है। और हमीरदेव को जो है हट के लिए जाना जाता है। हमीरदेव को किस लिए जाना जाता? हट के लिए। इसके लिए तो कहा भी जाता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, और तिरिया तिल हमीर हट बेटा चढ़े न दूजी बार। कि एक बार हट ले ली तो फिर तो भैया उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो इनको रास्ता दिखा सीधा सीधा के दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। कहां चले? हमीरदेव के पास। सीधे दोनों जने जो है जोड़े से आ गए हमीरदेव के पास, दूसरे ये भी आ गए और इन्होंने यहाँ पे शरण दे दी। अब अलाउद्दीन भाई साहब के, अलाउद्दीन के भाई साहब मोहम्मद शाह को रखो, हमारी चिमना को तो लौटाओ कम से कम। भाई चिमना मराठन को लेकर भागा है, हमीरदेव के शरण में जो आया है उसको लौटाना पाप है, हम नहीं लौटा सकते। ये खुद लौटना चाहेंगे तो ही लौटा सकते हैं, हम नहीं लौटाएंगे। युद्ध किया जाए भले, लेकिन लौटाएंगे नहीं। तो ऐसे करके इस चक्कर में ये तात्कालिक कारण हो गया। और ये कहा जाता है कि अपने अलाउद्दीन खिलजी के जो भगोड़े सेनापति थे इनको शरण देने के कारण हमीरदेव से इनकी लड़ाई हुई। तो अब यहाँ पे जो है, यहां तक भाई मामला समझ में आ गया होगा आपको। वैसे भी आपको ऐसे मामले जल्दी समझ आते हैं कि हाँ
आजकल स्टूडेंट को ये प्रेम प्रसंग वाले और ये वाले मामले जल्दी बैठ जा। हाँ गुरुजी ये बात सही है। अभी देखो इसमें मजा लोगे आप, फिर आगे फिरोजा आएगी उसमें मजा लोगे, है ना, फिरोजा और विरमदेव की स्टोरी में मजा लोगे। तो आजकल के स्टूडेंट ये भी इंतजार करते हैं बेटे कि कब वो स्टोरी आएगी, अब्दुल गुरुजी किस तरीके से बताएंगे, फिर के हा मजा आ गया ऐसे। ले स्क्रीनशॉट। चलिए चलो बढ़े आगे। देखिए हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष को पढ़ रहे हैं। अब देखो रणथंभौर पर अलाउद्दीन का पहला आक्रमण। अब किसका आक्रमण पहला है? अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, इनमें जो आक्रमण करने आए थे, इसके अंदर 3 सेनापति आए थे। वैसे इसके 4 खान प्रसिद्ध हैं। इसके जो है 4 खान के नाम से 4 प्रमुख सेनापति इसके प्रमुख रहे हैं, जो बहुत मतलब प्रसिद्ध रहे, जिसमें से उलुग खां, अलग खां, नुसरत खां और एक और था जफर खां। एक और कौन था? जफर खां था। ठीक है, कौन? उलुग खां, अलग खां, नुसरत खां और जफर खां था। ये 4 खान थे, उसमें से 3 आए और एक फिर रुखसत हुए बाद में। कौन रुखसत हुए ये मैं बताऊंगा। एक देखो और कॉपी पेस्ट वाला है, वो मतलब इतनी बढ़िया रोचक बनाया हुआ है। लेकिन वो सर सेकंड ग्रेड कब आएगी, वो आएगी फलाना टिमका। अरे जब जो आएगी टेलीग्राम पे सूचना देंगे। चलती क्लास में जवाब कौन दे दीजिए भैया, पूरी लय की ऐसी तैसी कर देते हो। और ये भी लड़की, संजोग से ये भी लड़की। मैं कह रहा हूं ना छोरियां बदमाश होगी हम। आने मतलब 1% को धैर्य नहीं है इनके। ये है कि हमारा कमेंट दिखे ही दिखे और तुरंत जवाब दे। अरे ए टावर, ये गलत नीति है। कहां समझे रे, यहां पढ़ाई पर ध्यान दो। पूरी पूरी क्लास की ऐसी तैसी होती है। चलो जो भी किताब आएगी जैसे आएगी टेलीग्राम पर सूचना दी जाएगी। यदि वहां सूचना नहीं आ रही है यानी कि अभी सूचना देने लायक नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, पूछा पूछी ये चीजें नहीं करनी। जब जो आए कहता मैं खुद ही, मैंने खुद ने भी तो गरज है किताब बेचन की, है कि नहीं है? तो पढ़ो ना चुपचाप, जब तैयार हो जाए देना। लो अब देखो यहाँ पे ये 3 खान तो आपको बता दिए। इनमें से बाद में ये नुसरत खान के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि नुसरत हुए थे रुखसत। नुसरत हुए थे रुखसत। अब देखो हमीर के सेनापति, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूं आप लोगों को, तब बताता हूं कि भीम सिंह और धर्म सिंह पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि अपना ध्यान रणमल और रतिपाल पे तो जाता ही जाता है। क्योंकि सब जनों ने पढ़ाया है, सबको पता है कि अपने जो है रणमल और रतिपाल ने गद्दारी की थी। एक और गद्दार था, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, तीसरा गद्दार भी। अब देखो भीम सिंह धर्म सिंह वाली स्टोरी क्या है। अब क्या होता है कि हमीर से पहला संघर्ष जब 1299 में इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या किया कि हमीर की सेना को हरा दिया। हमीर की सेना ने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। अलाउद्दीन की सेना को इन्होंने धर्म सिंह और भीम सिंह ने हरा दिया। अब इन्होंने हराया और उनका माल भी लूट लिया, सारा का सारा धन संपदा वगैरह सब लूट ली। और फिर दोनों जो है वापस अपने दुर्ग की तरफ आने लगे। दुर्ग की तरफ आने लगे तो इन्होंने धर्म सिंह को कहा कि आप आगे जाइए। भीम सिंह ने कहा मैं पीछे से रहकर कोई हमला नहीं करे, इस चीज को देखता हूं। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आगे कौन चला गया। आगे गया है भैया धर्म। तो कैसे याद रखोगे? धर्म सिंह गया है। कैसे याद रखोगे? याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। याद ये रखोगे कि धर्म पे चलने वाले आगे जाते हैं। क्या याद रखोगे? धर्म पे चलने वाले आगे जाते हैं। और भीम जैसी बॉडी जिनकी होती है, भारी भरकम शरीर, वो इतने आगे मतलब स्पीड से जा नहीं पाते। तो भीम सिंह रुका है पीछे, धर्म पे चलने वाला यानी कि धर्म सिंह गया है आगे। अब पीछे क्या हुआ कि इनकी अलाउद्दीन की जो बची हुई सेना थी, उन्होंने धावा बोल दिया, हमला कर दिया। भीम सिंह ने संघर्ष तो बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन भीम सिंह फिर बाद में मारे जाते हैं। भीम सिंह क्या करते हैं? भीम सिंह बाद में मारे जाते हैं। और धर्म सिंह पहुंच गए वहां का अमीर के पास। अमीर ने पूछा कि भीम सिंह का है। बाद में सूचना आती है कि भीम सिंह भी तो मारे गए। तो भीम सिंह की मृत्यु का आरोप मतलब दोष पूरा का पूरा लग जाता है किस पे? धर्म सिंह पे। क्या भाई तुम वहां रुके होते, साथ दिया होता, तो आज भीम सिंह जिंदा होते। इस चक्कर में इनको सेनापति से हटा दिया जाता है और इनके ही भाई को भोज नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे सेनापति बनाया जाता है। लेकिन भोज ज्यादा समय तक जिम्मेदारी ले नहीं पाया, तो बाद में भोज को वापस हटा दिया और फिर धर्म सिंह को वापस सेनापति बना दिया। तो इस मामले में देखो, किसी को रखा है फिर हटाया है, तो बोल रही है बड़े कि या तो रखते ही नहीं, रखा तो हटाया क्यों? तो भोज जो है वो गुस्सा हो जाता है और यहां से फिर चला जाता है कहां पे? अलाउद्दीन की शरण में। और हमीर देव ने बीच में इस दरमियान
धर्म सिंह की आंखें भी फुड़वा दी थी, ये भी पढ़ने में आता है सजा के रूप में। ठीक है, फिर बाद में वापस सेनापति बनाते हैं। ये सारा का सारा चक्र यहाँ पे चला है। ये मतलब आप यूं समझ लो इनके संघर्ष की पहली कड़ी है, पहला चरण है, पहला पार्ट है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये याद रखना, सिर्फ रणमल और रतिपाला ही नहीं है, ये है जो आप लोगों को भीम सिंह और धर्म सिंह भी याद रखना है। चलो भाई ले टावरों स्क्रीनशॉट, इस तरीके से समझनी है चीजें ताकि याद रहे। अगलो देखो, अब दूसरा आक्रमण कब होता है? 1301, जिसको आप साके के रूप में पढ़ते हैं, जिसको आप जौहर के रूप में पढ़ते हैं, वो आक्रमण अब हुआ है, वो हुआ है 1301 के अंदर। तो देखो इसमें सेनापति कौन है? रणमल, रतिपाल, मोहम्मद शाह, गर्भरूख, वैचर, इसका नाम है वैचर, वैचर और तीचर, ये सब है भैया। इसमें से गद्दार कौन निकलेंगे? रणमल और रतिपाल इनमें से गद्दारी करेंगे, जबकि मोहम्मद शाह उसके वहां से आए हुए फिर भी गद्दारी उन्होंने नहीं की है ना। तो ये करते हैं गद्दारी, और एक सर्जन शाह और है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा। देखो इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया, और एक पत्थर फेंकने की एक मशीन आती है जिसको कहते हैं मजनिक। ठीक है, जो पत्थर फेंकने की मशीन आती है जिसको बोलते हैं मजनिक, मजनिक के आक्रमण से जो है ये मारा गया। तो मोस्ट फेवरेट प्रश्न है यहां से, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा पसंदीदा। मैंने न जाने कितने एग्जाम के अंदर देख लिया कि हमेशा एग्जामिनर पूछता है कि भैया कौन सा सेनापति मारा गया। एग्जामिनर को बड़ा चाव है इस प्रश्न से, बड़ा लगाव है। तो मैं हमेशा बच्चों को याद करवाता हूं कि नुसरत रुखसत हुए, ऐसे याद रखो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। उलुग खां जो है वो बचता है। तो ये जो है ध्यान रखना, अपने नुसरत खां मजनिक नाम के प्रक्षेपास्त्र जो होता है पत्थर फेंकने का यंत्र, उससे मारा गया, और उलुग खां बाद में बचता है। गद्दारी किसने की? रणमल, रतिपाला और सर्जन शाह। इन्होंने गद्दारी क्यों की? देखो राजस्थान के शासक राजे रजवाड़े यदि हारे हैं तो सिर्फ गद्दारों के कारण हारे हैं। सामर्थ्य तो बहुत था लेकिन गद्दारों के कारण हारे हैं, ये बात सत्य है। अब रणमल और रतिपाला को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दे दिया कि अमीर देवतन का कम दे, पया या कम दे, इतनी बेरोजगारी में के वे तो कम में पार पड़े कौन, मैं राजा बना दूं था। तो रणमल रतिपाला के हाँ ठीक है राजा बनना तो बढ़िया है, राजा बनना कौन नहीं चाहे। तो इन्होंने कर दी गद्दारी। एक सर्जन शाह नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया कि वहां अंदर जो अपने पानी के कुंड होते हैं, खाना खाने का जो आटा होता है, उसमें हड्डियों का चूर्ण मिला दिया, पानी को दूषित कर दिया। तो फिर जो है राजपूत परंपरा के जितने भी योद्धा होते हैं वो धर्म भ्रष्ट करने पर वो उन चीजों को अपनाते नहीं है। इससे बढ़िया तो वो कहते हैं वीर गति को प्राप्त होना ठीक है। ऐसी चीज यहाँ पे हो गई थी, दुर्ग के दरवाजे खोल के लड़ना ही पड़ा था। और रणथंभौर पर फिर बाद में इस संघर्ष के बाद में अधिकार हो जाता है 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 को अधिकार हो जाता है। ठीक है, और इनकी जो रानी थी रंग देवी, रानी कौन थी? रंग देवी, और बेटी देवल दे, इन्होंने किया जौहर। अब देवल दे एक्चुअली कूदी थी तालाब के अंदर जिसका नाम था पद्मला तालाब। ठीक है, पद्मला तालाब के अंदर जो है देवल दे ने कूद कर अपने प्राण त्यागे थे, और रंग देवी ने जौहर किया था, अग्नि जौहर किया था रंग देवी ने। लेकिन ये क्योंकि पद्मला तालाब में कूदी थी, इसलिए यदि पूछे आप लोगों को कि जल जौहर का संबंध कौन से भाई रियासत से है या दुर्ग से है, तो फिर रणथंभौर याद रखोगे। याद रह जाए, इतनी बढ़िया तरीके में पढ़े चीजें हैं, भूल तो सको ही नहीं, है ना। तो यहां से ये चीजें सारे के सारे ध्यान रखना। और रणथंभौर विजय के बाद में एक कोटेशन पढ़ने में आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना कि रणथंभौर विजय के बाद में ये कोटेशन किसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया, कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया, ये कहा अमीर खुसरो ने। कुफ्र का मतलब क्या होता है? कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, धर्म विरोधी यानी कि इस्लाम के विरोधी। किसको बताया गया? रणथंभौर दुर्ग यानी कि हमीर देव को। और ये कोटेशन अमीर खुसरो ने कहा है, कई किताबों में इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी लिखा मिलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर, ठीक है, ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। हाँ, जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया, और यहां पे कहा है कि कुफ्र का गढ़ मुस्लिम हो गया या इस्लाम हो गया। चलो ताबरों बेटा के आगे देखो, आनंद आ रहा है या नहीं ये बताओ। देखो यदि मैं आप लोगों को अपना समझकर पढ़ाता हूं पूरे समय, तो जहां पे आप गलती करोगे तो वहां पे डांट भी पड़ती है, क्योंकि मानने भी पड़े। हमारे भी पेरेंट्स डांट दिया करे जब गलती करा तो
है ना। तो एज अ गार्जियन ही हम यहां से आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि आप सीधा सिलेक्शन की तरफ देखो। आप इधर उधर की बातें करते हो जहां पे नहीं करनी चाहिए, जहां ध्यान आप लोगों को केंद्रित करने की आवश्यकता है, वहां पे आप भटकते हो, तो इसलिए फिर डांटना भी पड़ता है। तो इस बात का बुरा नहीं माने, और माने तो ढंग से ही माने, ताकि अगली बार पाची गलती को नहीं हुए। ठीक है। हाँ कि गुरुजी मैं बुरो मान की तो बढ़िया है बेटा, 2 रोटी भले आज कम खाए, लेकिन कल ले पाची गलती नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जालोर के चौहान। रणथंभौर के चौहान याद हो गए याद। अब जालोर के चौहान। ठीक है। अब जालोर का भैया चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? बताओ देखा टाबरो। जा कीर्ति फैला किसने कहा था? मैंने ही कहा था। अरे वो तो कोटेशन मैंने ही कहा था ना, जा कीर्ति फैला। तो और किसने कहा है? याद करवाने के लिए कहा है कि कीर्तिपाल चौहान के। जालोर का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। और प्रारंभिक शासकों के अंदर ध्यान रखना है कीर्तिपाल, फिर समर सिंह, उदय सिंह, चाचिकदेव और सामंत सिंह के। इनसे सब सवाल पूछेंगे। अरे बेटा पूछते हैं, उदय सिंह से पूछा गया, अभी भी पूछा है, और एक समय कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा था, और एक बार उससे पहले 3 बार पूछा गया। यानी कि प्रारंभिक शासकों के अंदर भी ध्यान देना चाहिए, और कहां पे देना चाहिए वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, यहाँ के जो चौहान है वो सोनीग्रा चौहान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोनीग्रा चौहान कहलाते हैं। सोनीग्रा या सोनीग्रा चौहान। ठीक है। कीर्तिपाल ने परमारों से जीतकर जालोर के चौहानों की यहां पे नींव रखी। यानी कि पहले यहां पे किसका शासन था? परमारों का शासन था। ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है। फिर देखो, गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कौन करते हैं? समर सिंह करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखो। और कीर्तिपाल को जो है कीतु एक महान शासक किसने कहा? बताइए। मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, कीर्तिपाल को ही कहा जाता है कीतु। प्रेम से कहा है कीतु एक महान शासक। क्या कहा है? कीतु एक महान शासक। बताइए किसने कहा? कीतु एक महान शासक किसने कहा है? खूब बार बताया आप लोगों को, हर बार, है ना। किसने कहा? मुहणोत नैण सिंह ने कहा है। किसने कहा है? मुहणोत नैण सिंह ने कहा है कीतु एक महान शासक। यहां ध्यान रखोगे कि भीमदेव से अपनी जो है पुत्री, भीमदेव ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किससे किया है? समर सिंह से किया है। किससे किया है? समर सिंह से। इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण के समय जालोर का शासक, ये प्रश्न बना था आप लोगों के, जो मैं कह रहा हूं ना 3 बार सवाल बना है उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह सोनग्रा। कौन? उदय सिंह सोनग्रा। अब सोनग्रा क्यों है? क्योंकि ये देखो सोनग्रा चौहान है, तो उदय सिंह से प्रश्न ये का ये बनता है, और यही बनता है इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था। फिर कई बच्चों को लगता है अरे यार हम तो कान्नड़ देव पढ़ के गए, बहुत जोरदार प्रश्न पूछा। जोरदार नहीं है, एक स्लाइड में आप लोगों को प्रारंभिक शासकों से बने हुए सारे प्रश्न करवा देता हूं मैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, उदय सिंह सोनग्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। चाचिक देव के बारे में क्या ध्यान रखोगे? चाचिक देव के समकालीन शासक कौन थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबल। यहां से यही प्रश्न पूछते हैं कि इनके समकालीन कौन है। सामंत सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? फिर बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां पे बाद में शासक बन जाएगा कन्नड़ देव, और यहां जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर कौन आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें प्रारंभिक शासक ही आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कान्नड़ देव। देखो इनकी जानकारी मिलती है वीरमदेव सोनग्रारी वात, वात साहित्य आता है वीरमदेव सोनग्रारी वात, या फिर कान्नड़ देव प्रबंध के अंदर। क्या मिलती है? कान्नड़ देव प्रबंध या वीरमदेव सोनग्रारी वात। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जो 1305 में शासक बना। समकालीन दिल्ली शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी था। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज ध्यान रखना कि 1298 के अंदर उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां, ये क्या होते हैं कि ये जा रहे होते हैं गुजरात, ये जा रहे होते हैं हमला कर रहे गुजरात, और इनसे मांगते हैं रास्ता जालोर के शासक से। जालोर के शासक से रास्ता मांगते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि हम बुद्ध चिकन और मूर्ति भंजक को जगह नहीं देते, और इनको लूट और लिया था, इनको पराजित करके यहां से लूट और लिया था। इनके जो है ये
जो लूट कर सामान वगैरह ये जैसे लेते थे, कौन सी होती थी जो लूट के धन को बांटते थे उसको, वो सारा का सारा लूट लिया था। ये प्रश्न भी इस बार बना था। ठीक है, समकालीन दिल्ली शासक पढ़ लिया। ठीक है, अलाउद्दीन और कान्नड़देव के मध्य संघर्ष की जानकारी आप लोगों को बताया। कान्नड़देव प्रबंध, विडम्बदेव सोनकरा रिवाज और तारीख फरिश्ता और अमीर खुसरो और बन्नी की रचनाओं में मिलती है। अब देखो, अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय, यानी कि ये तो एक संघर्ष हुआ था, इसमें आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। यही चीज समझने लायक है कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण ये 1298 की बात नहीं है। 1298 में तो गुजरात के लिए इनको रास्ता चाहिए था, तब कन्नड़देव ने की सेना ने जो है हमला करके इनको लूट लिया था। इसका पहला आक्रमण जो अमीर ये अपने अलाउद्दीन खिलजी करता है, पहला आक्रमण वो 1305 के अंदर होता है। कब होता है? 1305 के अंदर। अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय इनका सेनापति होता है ए मुल्क मुल्तानी। ये कब होता है आक्रमण? 1305 के अंदर। कब होता है? 1305। फिर इनमें जो होती है एक गौरवपूर्ण संधि हो जाती है, इसको नाम देते हैं गौरवपूर्ण संधि। कान्नड़देव और मुल्तानी के बीच संधि हो जाती है। मुल्तानी जो है इसको मना के और मतलब ले जाता है दिल्ली दरबार में। ठीक है, क्या दिल्ली दरबार में चलो आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी से मित्रता कराते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, ऐसा कौन सा शासक है जिसने हमारी सेना को हराया, फलानिया ढिकड़िया। कन्नड़देव भी कह गया चलो यार बढ़िया है, किंग कौन लड़ी हम के रखियो है, मिलना के वो भी शासक संभालिया पाटा संभाला। जब वहां जाते हैं तो फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है चुटकी लेता है। चुटकी मतलब वो 50-50 पैसे की पहले खाने की आती थी, वो चुटकी नहीं। चुटकी लेना मतलब कि ऐसे मैं नहीं दे, मारवाड़ी में मैं नहीं दे, यानी कि एक व्यंग्य तंज कसता है। तंज ये कसता है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी शासक नहीं है, राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष का कहता है, जो अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष कर सके। देखो सारे के यहीं पे मौजूद है, मेरी अधीनता स्वीकार करने आए। समझे? प्रधान यो करियो पाचो आणि खोपड़ी खिसकी किसकी? इसकी, जालोर वाले कन्नड़देव की। के टेढ़ा बोला, मेरे को तो गलत बात कह के यहाँ पे लेके आया, ये तो फिर ये खुद की सेखी भी कर रहा है इधर आके। फिर वापस जो है वो यहां से चला जाता है कि अब मैं इसको इसकी औकात याद दिलाऊंगा। इसने ऐसा कहा कैसे? मुझे तो बोल के लाया कि दोस्ती कराएंगे, ऐसे यहाँ पे आके कराया कि मैंने अधीनता स्वीकार की। ये तो गलत बात है। तो फिर ये जो है अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण होता है। ये भी कन्नड़देव भी जालोर में आके तैयारी करने लग जाता है खुद की सेना को। दूसरा आक्रमण होता है 1308 में, और ये 1308 में जो आक्रमण होता है ये पहले सिवाना में करते हैं, क्योंकि सिवाना को भैया कहा जाता है इस दुर्ग की कुंजी, जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो पहला आक्रमण सिवाना पे करते हैं 1308 में। इनका सेनापति उस समय होता है कमालुद्दीन गुर्ग। गुर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है बेड़िया। क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ होता है बेड़िया। अब यहाँ पे पहले आक्रमण कहाँ किया? सिवाना पे। सिवाना पे जो दुर्ग का मतलब अधिपति होता है उसका नाम होता है सातल देव। और सिवाना का दुर्ग सीधी चट्टान है और ऊपर बना हुआ है, बहुत मुश्किल है उस पे जाना। तो वहां पे जो है ये डरते थे बेटे, ये जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और सैनिक आते डरते थे। और एक पहाड़ियों के अंदर एक बहुत खतरनाक पक्षी रहता था जिसका नाम होता था सिमुर्ग। तो ये कहते थे कि वहां पे तो सातल सिमुर्ग रहता है, शिकार कर लेगा अपना। ठीक है, इतने डरते थे। फिर बाद में इस दुर्ग को जीतने के लिए, सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए, ध्यान से सुनना, मिट्टी का, इसके समानांतर मिट्टी का ढेर बनाया गया जिसको बोलते पार्श्विक। ठीक है, वो बनाया गया, तब जाके जो है इस पे हमला करके इसको जीता गया। लेकिन ऐसे भी नहीं जीता है, सिर्फ उससे नहीं, यहां पे भी एक मतलब गद्दार था जिसका नाम था बाइले पंवार। क्या नाम था? बाइला पंवार। गद्दारों के कारण आ रहे हैं वास्तव में। बाइला पंवार नाम का गद्दार था। इसने क्या किया कि अंदर दुर्ग के अंदर रक्त मांस मिला दिया, है ना, रक्त और मांस मिला दिया। तो फिर वहां से इनको दुर्ग खोल के आना भी पड़ा और लड़ना पड़ा, तब जाके जो है ये यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस दुर्ग पे 1308 में इनका अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। यहां तक चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब चले आगे। ठीक है, चलिए अब देखो, सिवाना का गद्दार बावले पंवार या बाइला पंवार, ये ध्यान रखना है। सिवाना का साका 1308 और जौहर रानी मैनादे के नेतृत्व में होता है। जौहर रानी मैनादे के नेतृत्व में। अपने केसरिया किसके नेतृत्व में है? अभी अपन ने पढ़ा है, कौन? सातल देव। सिवाना का दुर्ग जीतकर किसको सौंपा गया ये पूछेंगे तो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा गया। और सिवाना के दुर्ग को जीतकर नाम क्या रखा गया? खैराबाद रखा है। क्या नाम रखा है? खैराबाद। चित्तौड़गढ़ वाले का नाम क्या? खिजराबाद। यहाँ पे खैराबाद नाम रखा है।
अब देखो कान्हड़ देव के पुत्र का नाम वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा। अब आएगी फिर से लव स्टोरी, लेकिन वन साइडेड, एक तरफा प्रेम कभी भी सफल नहीं हो पाता है। उसका सबसे पुराना उदाहरण है ये। कैसे? फिरोजा प्रेम करती थी वीरमदेव को। जब अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे कान्हड़ देव को लेके गए तो कान्हड़ देव वीरमदेव को भी साथ लेके गए थे कि चल भाई घूम के आते हैं वहां। तो फिर वहां पे जो है वीरमदेव हष्ट पुष्ट और बहुत सुंदर सुडौल शरीर, और उनका मतलब कद काठी ऐसी थी कि कोई भी जो युवती हो उनपे रिझ जाए। और फिरोजा उस समय जैसे ही वीरमदेव को देखती है मंत्र मुग्ध हो जाती है और अपने पिताजी से जिद कर बैठती है कि पिताजी मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी। और उस समय जो है ये यहां से निकल जाते हैं फिर वापस। तो फिर ऐसा बीच में इतिहासकार लिखते भी है, कितनी सच्चाई है वो तो इतिहासकार ही जानते हैं, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कहते भी हैं कि भाई वीरमदेव की जो है शादी फिरोजा से कर लो, ये मना कर देते हैं। ये कहते हैं विधर्मी के साथ में हम विवाह नहीं कर सकते, इससे बढ़िया तो वीर गति को प्राप्त होना ठीक है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि भाई अलाउद्दीन कह के ब्याह तो करना पड़े, या नहीं तो मैं युद्ध करूं, हरा के फिर करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे से डिजायर रखी है, इसकी इच्छा है, इसने जो है भैया सिफारिश लगाई है कि करनी तो शादी इन्हीं से करनी है। वीरमदेव स्पष्ट मना कर चुके होते हैं। और इनके बाद में जब युद्ध होता है तो वीरमदेव भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में ये इतिहासकार लिखते हैं कि वीरमदेव का जो है सिर लेकर फिरोजा यमुना नदी में कूद गई थी, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। अब ऐसी स्टोरियां जो होती है ना लव स्टोरी टाइप की, इनमें बहुत सारे जो है मसाला लगा दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो कुछ तो होती है हकीकत और कुछ होती है इनमें कई सारी कई सुनी बातें होती है। ठीक है, तो इसको सिर्फ ऐसे ही जैसे मैंने सुना है ऐसे ही ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, टेक इट इजी। चलिए, जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ है? 1301 के अंदर। कब हुआ है? 1301 के अंदर। हाँ, स्वाभिमानी तो था वीरमदेव, स्वाभिमानी था। और उस समय भाई स्वाभिमानी था क्योंकि उस समय उन्होंने यही चीज सीखी। आजकल के को टाबर हो जाए अपने में से कोई, तब मरना कौन पसंद करे? शादी तो करनी है क्या, मजा है कि बढ़िया, कोई नहीं कर लेते हैं। मरना कौन पसंद करे भाई? वो भी तो राजा है, राजा की बेटी है, ब्याह भी तो करना। लेकिन स्वाभिमान अपन इस समय जो आज की जनरेशन, मैं कह रहा हूं आज के टाइम में किसी को भी प्रेशराइज किया और क्या मार देंगे, शादी करनी पड़ेगी तो क्या, हाँ चलो कोई नहीं, एग्री। तो ये तो वीरमदेव का मतलब आप समझ सकते हो, स्वाभिमान भी था और ये मतलब उन्होंने सीखा भी था और उनके अंदर ये भावना थी कि भाई अपने वो विदेशी आक्रांता है वो यहां पे आके रहे हैं, उनके साथ में वैवाहिक संबंध नहीं किया जा सकता। तो ये चीज होती है। ठीक है, चलिए, जालोर दुर्ग का भी एक गद्दार है बीका दैया। अब देखो जालोर दुर्ग पे आक्रमण किया है। जालोर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके दरवाजे कोई भी विदेशी आक्रांता नहीं खोल पाया। लेकिन जालोर दुर्ग की एक कमजोर कड़ी भी है कि जालोर दुर्ग में एक जगह ऐसा भेद है, कच्ची दीवार है वहां, और उसका पता वैसे नहीं चलता है। अंदर के जो लोग हैं उनको ही पता है कि यहाँ पे भाई कच्ची दीवार है। ठीक है, तो वो पता कैसे चलेगा? एक राई मतलब ऐसा मतलब बीज है जो रातों रात उग जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कच्ची है। पत्थर में उगेगा नहीं, और जहां पे कच्ची है तो वहां उग जाएगा। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना घेरा डाल के बैठी है, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे जीतेंगे अपन। कोई नहीं, घेरा डाल के बैठे, अंदर वाले बढ़िया अंदर उगा के खा रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अंदर से एक गद्दार जो है बीका दैया तैयार हो जाता है। बीका दैया को कहा जाता है कि आपको तो बनाया जाएगा भैया राजा, आप तो यहाँ सेनापति और सैनिक बने के कैसे घूम रहे हो, आपको तो राजा बनना चाहिए, आपको राजा बनाया जाएगा। बीका दैया के राजा बनाएंगे, ठीक है, बताइए इसमें कहां से घुसा जाए अंदर? तो क्या ऐसे तो पता नहीं चलेगा। आप ऐसा करें कि दुर्ग के चारों तरफ राई बिखेर दो। सुबह जब आपको यह पता चले कि राई का पौधा रातों रात उग जाता है, सुबह पता चले कि जहां से उग गया वहां कच्ची दीवार है, वो तोड़ के अंदर घुस जाना। ये चीज बताकर जो है बीका दैया चला जाता है अपने घर, और अलाउद्दीन खिलजी इधर घोषणा करवाता है राई अब वहां बड़े जंगल में राई लेके थोड़ी घूमेंगे, इतनी गोभी के पूरे किले के चारों तरफ उगा दे। तो फिर बड़े मतलब पूरे सब जगह आसपास के गांवों में घोषणा करवाते हैं कि हमें चाहिए भैया राई, और जो जितनी राई लेकर आएगा उसको उतने उसके भार के बदले सोना दिया जाएगा। तो बहुत सारी राई आ गई, और उन्होंने जितनी राई चाहिए थी उन्होंने बिखेर दी। जहां से पता चला कि यहाँ कच्ची जमीन है वहां से तोड़ के अंदर घुसे, और अंदर जाकर जो है उन्होंने युद्ध किया। फिर जो है राजपूत जितने भी थे यहाँ, वो क्षत्रिय, वो सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हुए। और जौहर हुआ है, यहाँ पे भी साका होता है।
यहां अब देखो दूसरी स्टोरी बता रहा हूं। यहां से जैसे ही बीका दैया अपने घर जाता है और छेकी बगाड़ता है, अपनी पत्नी को कहता है, शतरानी को कहता है कि तैयार हो जा, सुबह तुझे रानी बनना है। ये कैसे रानी बनना है? अपने राजा जी पे संकट आया हुआ है, इधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना बैठी है और आप कह रहे हो तुझे रानी बनना है। और रानी क्यों बनना है? रानी तो ऑलरेडी है वहां पे। तो कहे मैंने बहुत बढ़िया सेटलमेंट किया है, बहुत बढ़िया काम करके आया हूं, तो मतलब खुश हो जाएगी। तो क्या किया है बताओ? बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। सच्ची शतरानी थी, उनके अंदर की जो है मतलब भावनाएं पूरी तरीके से भभक उठी कि ये गद्दार ने क्या कर दिया। और उसी समय जैसे ही ये बीका दैया सोता है, इसकी हत्या कर देती है इसकी पत्नी, और फिर हत्या करके अपने राजा के पास में जाती है और बताती है कि भाई मेरे पति ने ये काम कर दिया है। जब तक उन्हें ये चीज पता चलती है तब तक अलाउद्दीन की सेना अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। और फिर बाद में ये चीज आप लोगों को पता है कि केसरिया होता है और जौहर होता है। तो यहां ध्यान रखेंगे 1301 की बात है। ये दुर्ग में जौहर किसने किया है? जैसलदेव ने, इनके नेतृत्व में। और जालोर दुर्ग के रक्षार्थ शहीद पूछे जाते हैं कंदाई, जैत और उलीचा। ध्यान रखें, कंदाई, जैत और उलीचा ध्यान रखें। ठीक है, कंदाई, जैत, उलीचा, अर्जुन और लोणकरण। जालोर दुर्ग का बदला हुआ नाम जलालाबाद रखा गया। और राइयोर और भावराते बिता, ये लोकोक्ति यहीं से संबंधित है। ये कैसे हुई? जब उन्होंने तो राई उगा के पता करके छोड़ दी, अब युद्ध भी हो गया और अलाउद्दीन जीत भी गया। बाद में सुबह देखा कि लंबी लाइन लगी हुई है यूं कई किलोमीटर की, और सारे के सारे राई लेके खड़े। रातों रात खबर फैली कि वहां पे राई के बदले जो है सोना दिया जा रहा है, इसके वजन के बराबर। तो फिर बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी और इनके लोग कहलाते हैं राई और भाव राते बीता। रात को ही उसके भाव थे, रात को ही सोना दिया जा रहा था, अब हो गया काम। यहीं से ये लोकोक्ति जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आप आगे बढ़ते हैं। ये जालोर दुर्ग पे आक्रमण और अलाउद्दीन के साथ में संघर्ष आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। चलिए अब पढ़ते हैं नाडोल के चौहान। अब देखो स्टोरियां यहाँ दो थी, अब कोई स्टोरी नहीं है। अब आपको सिर्फ ये, वैसे एक्चुअली मैं पढ़ाता भी नहीं नाडोल और आड़ोती के, क्यों प्रश्न बहुत कम बनते हैं। फिर भी आप लोगों के पास में एक कलेक्शन होना चाहिए, इसलिए सरसरी निगाह डाल देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूरे हो चुके। देखो नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण देव चौहान, लाखन सिंह भी इनको कहा जाता था। ये देखो नाडोल में जो है इनके स्मारक बना हुआ है, लाखन सिंह, महाराव श्री लाखन सिंह, ये ध्यान रखना है, इनको कहा जाता था। लक्ष्मण चौहान जो है साकम्बरी के वाकपति राजदित्य के पुत्र थे, और इन्होंने नाडोल के चावड़ा राजपूतों, नाडोल को चावड़ा राजपूतों से जीता और आशापुरा माता का मंदिर बनवाया है नाडोल के अंदर। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया है नाडोल में। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर है, चौहानों की कुल देवी, तो ये उन्होंने बनवाया। नाडोल के कुछ अन्य शासकों में याद रखें, शोभित, बलिराज, महेंद्र, अहिल, अल्हनदेव, नाम पूछ सकते हैं इनके आपको, बाकी मुश्किल है ये भी पूछना। 1177 में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। और अपन ने जब वंश वृक्ष पढ़ा था तो फिर अपन ने देखा यहीं से शाखा निकलती है, कौन सी? नाडोल की शाखा से उत्पन्न हुई शाखा कौन सी है? जालोर और बूंदी, जालोर और बूंदी की शाखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कीर्तिपाल जो जालोर वाला है वो यहीं से निकले हैं। ठीक है, और ये जो है मेवाड़ के सामंत सिंह को भी इन्होंने हराया। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बहुत जल्द आने वाली है हाई कोर्ट की ऑब्जेक्टिव बुक, आएगी तब टेलीग्राम पे बताएंगे आपको। कभी इधर आओ तब याद जरूर करना। 2-3 जगह मैं अभी अभी मैं जाने वाला हूं, एक बीकानेर, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, एक उदयपुर, और कहां जाने वाला हूं, एक आध और जगह है प्लानिंग में। कब है कैसे है वो अभी तय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इन जगह पे जाऊंगा। कुछ एक फैमिली ट्रिप है, कुछ एक मित्रों के साथ है, और आप लोगों को पता है मैं घुमक्कड़ प्राणी हूं। आप लोगों की क्लासेस में व्यवधान नहीं आए ऐसी व्यवस्था करेंगे, है ना। हाँ ओसिया भी आने वाला हूं मैं, बीकानेर के पास ही पड़ता है ओसिया, बीकानेर, आपने क्या बताया? मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये चीजा तो लगभग लगभग आने वाले समय में ये सारे ट्रिप बनने वाले हैं मेरे। हो सकता है किसी न किसी विद्यार्थी से मुलाकात हो, बता के इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि शेड्यूल भी फिक्स नहीं होता। और दूसरी चीज हम बता के जाए तो मतलब कई सैकड़ों हजारों विद्यार्थी आ जाए वहां पे और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना।
तो इतना फिर वो, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि बिना बताए ही जाकर जो है फटाफट गए आ गए छुट्टी यहाँ। ठीक है, चलिए बताएंगे यदि अपने मतलब कोई सेमिनार या कोई ऐसी चीज होगी तब बताएंगे आपको, है ना। बाकी जोग संजोग मिलने तो मिल है, कोई नहीं, है ना। ओके चलो भाई आगे बढ़े। हड़ौती के चौहान, अब ये कहलाते हैं हाड़ावंशी चौहान। ये क्या कहलाते हैं? हाड़ावंशी चौहान कहलाते हैं। देखो नाडोल के संस्थापक कौन है? लक्ष्मण। ठीक है, अब इनसे शाखा कौन सी निकली है? देखो जालोर के चौहान और बूंदी के चौहान। जालोर के चौहानों से ही शाखा निकलती है सिरोही के चौहान की, और बूंदी के चौहानों से शाखा निकलती है कोटा के चौहान की। तो जो हड़ौती के चौहान अपन पढ़ते हैं उसमें कोटा और बूंदी दोनों जगह के चौहान अपने को पढ़ने होते हैं। हड़ौती के चौहान में कोटा और बूंदी दोनों जगह के चौहान पढ़ने हैं। तो देखो हड़ौती के चौहानों का प्रारंभ बूंदी के चौहान वंश से होता है, और बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा चौहान वंश की शाखा निकलती है। और चौहानों से पहले हड़ौती पर मीणों का अधिकार था, यह भी चीज पूछी जाती है कि इन हाड़ावंशी चौहानों से पहले यहां पर मीणों का अधिकार था। यह चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इस क्लास को करते हैं पूरी। बूंदी के चौहानों में देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं। बूंदी की चौहान शाखा के संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आप लोगों को यहीं से है। इनको कहा जाता है देवसिंह हाड़ा। क्या कहा जाता है? देवसिंह हाड़ा। और देवसिंह हाड़ा के बाद शासक बनते हैं समर सिंह। यहाँ पे आप जो ये चित्र देख पा रहे हैं वो इन्हीं का है, बूंदी के संस्थापक राव देवहाड़ा या देवसिंह हाड़ा। ठीक है, फिर देखो समर सिंह जो है, समर सिंह ने कोटिया भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया। कोटा पर भीलों का अधिकार था, बूंदी पर मीणाओं का अधिकार था। तो यहां से समर सिंह ने कोटा पर अधिकार कर लिया और बलबन और अलाउद्दीन से संघर्ष किया है। यानी कि ये सल्तनत काल के आप लोगों को शासक पूछ सकते हैं कि बलबन और अलाउद्दीन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो समर सिंह। समर सिंह के बाद शासक बनते हैं नापूजी, और इनके अन्य नाम है नरपाल सिंह। नापूजी ने भी अलाउद्दीन से संघर्ष किया, तो ये भी जानकारी ध्यान में रखनी है। ठीक है टापरो, नापूजी के बाद शासक कौन बने हैं? हल्लू जी। हल्लू जी के बाद बने वीर सिंह या बर सिंह, और बर सिंह ने बूंदी के किले का निर्माण पढ़ते हैं ना अपन, ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शायद भूतों प्रेतों ने किया होगा। ऐसा किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ये बूंदी किले का निर्माण बर सिंह जी करवाते हैं। राणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी किस हाड़ा शासक की पुत्री थी? तो नर्मद की। अब आप लोग जो है हाड़ी रानी के बारे में सिर्फ एक चीज ही जानते हैं ज्यादातर कि हाड़ी रानी सैल कंवर। इसलिए मैं कई बार जैसे राणा सांगा पढ़ाता हूं तब ये कह देता हूं कि हाड़ी रानी ने ऐसे किया, तो कई विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी हाड़ी रानी कैसे कह रहे हो आप, हाड़ी रानी ये है नहीं। तो देखो एक चीज क्लियर कर दो, हाड़ा वंश में जितनी राजकुमारियों का जन्म हुआ वो बाद में कहीं की भी रानी बनी वो हाड़ी रानी ही कहलाती है। भाटी वंश के अंदर जितनी राजकुमारियों का जन्म हुआ वो कहीं की भी रानी बनी तो भटियाणी कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखना है कि यह हाड़ी रानी है। राणा सांगा की जो पत्नी है वो भी हाड़ी रानी है, ये नर्मद की पुत्री है। मुगल बादशाह अकबर के समय हाड़ा शासक कौन था? राव सुरजन हाड़ा था, जिसको हराने के लिए मान सिंह को भेजते हैं, और मान सिंह का पहला आक्रमण रणथंभौर पे ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। सुरजन हाड़ा के समय बूंदी मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हो गया था सुरजन हाड़ा। और अकबर देखो 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। आक्रमण किसने किया था? मान सिंह ने। अकबर द्वारा राव राजा की उपाधि दी गई इन्हें, और मनरूड और गढ़ कटंगा की जागीर दी थी, 5000 का मनसब दिया था। और 1578 में कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की थी। अभी अपन ने पढ़ा ना सुरजन चरित्र की रचना भी, तो सुरजन चरित्र की रचना यहाँ सुरजन हाड़ा के दरबार में की गई थी। ठीक है टावरों, बिल्कुल देंगे जल्दी, सेकंड ग्रेड की किताबें देंगे जल्दी, सभी देंगे, इसी पे काम चल रहा है, चिंता मत करो। जब जो जैसे आएगी टेलीग्राम पे सूचना दी जाएगी। फिर देखो सुरजन हाड़ा की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं राव भोज, और फिर राव रतन सिंह जो चित्रकला प्रेमी शासक थे, और राव रतन सिंह को ये सर बुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी गई। इनके पुत्र कौन? माधो सिंह। माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक मान लिया था, और फिर माधो सिंह जी जो है यहां से कोटा के वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो बूंदी के केशवराय पाटन में केशव राय मंदिर किसने बनवाया? तो राव शत्रुसाल ने, यह ध्यान रखना। और शत्रुसाल के बाद बनने वाले शासक कौन थे? भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह। और एक कहावत हाडो ले डूबियो गणगौर ये चलती ही है, तो ये ध्यान रखो। राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र थे जोध सिंह,
ये जैत सागर के अंदर तीज की मतलब गणगौर जो होती है ना, अपने गणगौर को लेकर जा रहे थे, तो पत्नियों सहित गणगौर सहित डूब जाने के कारण ये उक्ति जो है विख्यात हो गई कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ठीक है। अनिरुद्ध सिंह जी की रानी थी रानी नाथावती, जिन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो बूंदी में कुछ स्पेशल फैक्ट है, वो आप लोगों को सीधे सीधे पढ़ने हैं। बूंदी, कोटा, इनके नाडोल, इनमें सीधे सीधे पढ़ने हैं, इनमें कोई ज्यादा हिस्टोरिया ध्यान नहीं रखनी है। फिर देखो, बूंदी का शासक जिसे मुगल शासक बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि दी, वो राव बुद्ध सिंह थे। और बुद्ध सिंह के समय ही मुगल शासक फर्रुखशियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसे, बूंदी का नाम बदल के फर्रुखाबाद रख दिया था। बुद्ध सिंह की ये रचना नेह तरंग बहुत बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। और मराठों का प्रवेश जो है वो भी बुद्ध सिंह के समय ही होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कर दो, श्री जी की उपाधि। श्री जी की उपाधि किसने ली है? राव उमेद सिंह जी ने ली है। और उमेद सिंह जी का ही एक घोड़ा था हुंजा, ये भी पूछा जाता है। हुंजा नाम का घोड़ा था श्री जी की उपाधि उमेद सिंह जी के अंदर। और ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन बना? विष्णु सिंह। कौन बने? विष्णु सिंह। तो ये सारी की सारी जानकारी बूंदी में ध्यान रखनी है। फास्ट ही थोड़ा सा लेकर चल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सीधी सीधी याद करने वाली चीजें। फिर आ जाते हैं कोटा। बूंदी के बाद में बूंदी से ही निकलती है कोटा की चौहान शाखा। तो कोटिया बिलों को हराने वाला हाड़ा शासक कौन? जैत सिंह, अभी पढ़ा अपन ने। और मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा जिसे कोटा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, वो माधो सिंह। इनके दोस्त थे ये। ठीक है। बल्ख और बदख्शां अभियान पर वीरता के कारण इसे बाद में बाद रफ्तार घोड़ा भेंट किया गया था। कौन सा घोड़ा? बाद रफ्तार नाम का घोड़ा। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा का साथ दिया था किसने? मुकुंद सिंह। जो आप लोग पढ़ते हैं ना, मुकुंद सिंह जी ने अपने कौन सा मुकुंदवाड़ा क्षेत्र, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसने अबलीबीणी का महल बनवाया जो इनकी प्रेयसी थी, और कोटा दुर्ग की दीवारें बनवाई। और इसी अबलीबीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। कोटा में किशोर सागर झील का निर्माण किसने करवाया? किशोर सिंह जी ने। और कोटा का शासक जिसे माही मराठे, ये कैसी उपाधि है? माही भारतीय की उपाधि किसने धारण की थी? और बताइए, माही भारतीय की उपाधि किसने धारण? देखो, कुछ उपाधियां ध्यान रखनी है आप लोगों को, जैसे कि एक तो आप लोगों को ध्यान रखनी है विजय काट का। तो अच्छा, चलिए आगे अपने वैसे पूरा इतिहास पढ़ना ही है, तो ये जैसे माई मराठे है, ये सारी उपाधियां मैं पढ़ाऊंगा। बीकानेर का शासक अनूप सिंह है, उन्होंने भी ये धारण की थी। ठीक है, ऐसी की ऐसी उपाधि इन्होंने धारण की है। महाराव की उपाधि, 7,000 का मनसब, ये सारे के सारे भीम सिंह, ध्यान रखना है। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में शत्रुसाल हाड़ा इनकी तरफ से जालिम सिंह लड़ा था, और माधो सिंह जी जयपुर, इनके मध्य संघर्ष हुआ। और 1837 में कोटा से 17 परगने अलग कर नया राज्य झालावाड़ बनाया था। किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। तो जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोटा बूंदी के, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यहाँ। चलिए, अभी और भी है, पढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी के साथ में ये क्लास पूरी हो गई। अच्छा, कोटा लास्ट था। ठीक है, तो ये कोटा के कोटा के हाड़ावंशी चौहान, ये बूंदी की आप लोगों को मैंने 4 स्लाइड करवाई है। ठीक है, ये सारी चीजें याद करनी है, और बाकी इनमें तो स्टोरी आप लोगों को समझाई दी है। ठीक है, तो अब चौहान वंश अपने पूरा हुआ। वैसे मैं चाहता तो आप लोगों को कह सकता था कि हड़ौती में से इतने प्रश्न जो है चौहान वंश में बनते नहीं है, तो पढ़ लेना। फिर भी मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, चलिए स्लाइड शामिल कर लेते हैं, और बच्चों को एक बार बोल के भी बता दिया तो काफी सारी चीजें याद हो जाती है। तो अब गुर्जर प्रतिहार पढ़ चुके, सभ्यताएं पढ़ चुके, चौहान वंश पढ़ लिया है। अब मेवाड़ शुरू करेंगे, फिर मारवाड़, फिर कछवा, ऐसे करके अपने 10-15 दिन के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग अपनी स्पीड मेंटेन ही है, व्यवस्थित तरीके से ही चल रहे हैं। नियमित रहिए। और ये पीडीएफ देखो मैं सेव कर रहा हूं, दोनों पीडीएफ इस क्लास की और लास्ट क्लास की दे देंगे। ठीक है, मेरे पीडीएफ मेरे पास ही नहीं रखनी है, जब मैंने पूरा पढ़ाया है तो पीडीएफ देंगे। हाँ, ये होता है कि कभी जो है भूल जाते हैं, लेकिन क्लास लेने आने से पहले हमें भी याद आता है यार पीडीएफ नहीं, अब हटावर कॉपी वेस्ट कर। तो ये मत किया करें, क्योंकि देखो अपना पढ़ाने का तरीका, अपने कार्य करने की शैली सभी अलग है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप भी अपनी शैली में बदलाव लाइए। दूसरी जगह भले ही करते हो आप कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं आपको पता है कि आप एक चीज सोच कर देखें शांति से, कि जब परीक्षाएं पास आती है, किसी परीक्षा में महीना आया तो चारों तरफ मैराथन चल रही है, चारों तरफ ऑब्जेक्टिव, हर कोई मतलब सारा के मैं ये पढ़ा दूंगा, मैं नोट्स पढ़ा दूंगा, मैं ये पढ़ा दूंगा, फलानियां ढिकड़ियां। मैं ये आप लोग ये देखो ना कि इस समय जब पढ़ने का सही समय होता है, तब वो यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे होते हैं कोई भी। तब सभी कहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में पढ़िए आप। तो यानी कि ये तो फिर एक एज अ मार्केटिंग ही काम में लिया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को। यदि वास्तव में सेवा देनी है
तो इस समय पढ़ाना चाहिए, चाहे विद्यार्थी देखे या नहीं देखे। और जब आप वास्तव में सेवा देते हैं तो विद्यार्थी आपसे दिल से जुड़ते हैं। आज शांति काल है, लेकिन इतनी रौनक युद्ध काल में नहीं रहती है लोगों के यहाँ पे। अपने यहाँ पे शांति काल के अंदर 3500 से 4000 बच्चे रोज लाइव जुड़कर पढ़ रहे हैं। तो यानी कि आप लोगों को भावनाएं पता होनी चाहिए कि हाँ, चाहे शांति काल है, चाहे युद्ध काल है, चाहे कैसा भी समय है, हमारे साथ में हमारे गुरु जी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं हमेशा। तो ये परख होनी चाहिए आप लोगों को। और इसीलिए ये आप जो छोटी छोटी बातें करते हैं, गुरु जी पीडीएफ नहीं मिली, वो ये सारी छोटी बातें हैं। ये सारी चीजें कुछ वक्त नहीं लगती। पीडीएफ तो हम रोज दे रहे हैं, वैसे हम रख के भी क्या करेंगे बताइए। हमारे पास में सिर्फ रह जाएगी मजा थोड़ी है, अरे यार मजा आ गया, आज तो पीडीएफ नहीं देनी पड़ी, अपने आनंद आ गया, ऐसी चीज तो है नहीं, देनी ही है। आज नहीं दी कल दे देंगे। वैसे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो पीडीएफ की चाह रखते हैं, क्योंकि वो यहां से देख के सारे नोट्स बना लेते हैं। और अधिकांश के पास में तो अपनी पुस्तकें, वन लाइनर्स सभी के पास उपलब्ध है। उनको पता है कि इसके अंदर कितनी मेहनत की गई है, खरा सोना है। तो कुछ ही होते हैं जिन्होंने कोचिंग में बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा होता है, फिर सोचते हैं कि यार गुरुजी की पुस्तक नहीं ले, पीडीएफ से काम चल जाए। बस ये कमेंट जिनके आते हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं के आते हैं, सिर्फ उन्हीं के ही है। बाकी मेरे ज्यादातर विद्यार्थी अपनी पुस्तक खोल के बैठते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं उसमें नोट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, और इसी से वो अपने आप के सिलेक्शन के लिए बिल्कुल जो है आश्वस्त हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, ये बार बार नहीं समझाऊंगा, हर बार इतना समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा इन चीजों के पीछे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।